सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। वॉइस क्वालिटी को जरूर चेक कर लिया जाए कि आवाज की क्वालिटी कैसी जा रही है। आप सभी तक ठीक जा रही है? एक बार देख लीजिए। कोई एक अभ्यर्थी रिप्लाई कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? अब देखिए तो वॉइस क्वालिटी सही है। ठीक है। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम संविधान की तीसरे कक्षा में हैं। पिछले दो लंबे कक्षाओं के माध्यम से, जो लगभग 5 घंटे की कक्षा थी, 2.5 घंटे की हमने 2 क्लासेस ली और उसके माध्यम से हमने संविधान के विकास को देखा, हमने लोकतंत्र को देखा और साथ ही देखा कि क्या अंग्रेज जिन्होंने अधिनियम बनाने की शुरुआत की वो भारत के प्रति दयालुता दिखा रहे थे या उनकी निजी हितों को देखते हुए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट की रचना की। तो हम देखते हैं कि निजी हितों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उस एक्ट की शुरुआत की थी। मैंने आप सभी को बताया था कि जब भारत का व्यापारिक अधिकार शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को सौंप दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कंपनी अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। तो ब्रिटिश सरकार को बाद में लगा कि उचित समय है, कंपनी हो सकता है कि जल्दी से भाग जाए, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य शॉर्ट पीरियड का हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इस देश में हम लंबे समय तक शासन व्यवस्था को बनाए रखें। इसी उद्देश्य से सरकार ने अधिनियमों की शुरुआत की। यदि मुख्य रूप से मैं पूछना चाहूं, कोई अभ्यर्थी जो 73 की रेगुलेटिंग एक्ट की 4 मुख्य बातें बता दें, कोई एक हाथ खड़े करें और फिर बता दें कौन कौन सी बातें थी उसमें। छोटू जी बताएंगे, ठीक है? कहा जाए। इसमें ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल दिया गया। ठीक है। हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। ठीक है। तीन अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजाबेथ और अन्य न्यायाधीश के रूप में चार्ल्स लेस्टर हाइट। ठीक, बहुत बढ़िया। और इसमें सर 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है। कोई एक दूसरे अभ्यर्थी जो छोटू जी के अलावे बताना चाहेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सी 3-4 मुख्य बातें थी? कौन बताएंगे? कोई भी हैंड रेज कर लें, बता दें। वैसे भी बता सकते हैं, रेज करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको आता हो कोई बता सकते हैं, अन्यथा ज्योति कुमारी जी आप बताइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। वेरी गुड। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 3 सदस्यीय परिषद बना दिया गया। ठीक है। में कंपनी के जीते हुए क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में माना गया। ठीक है। कंपनी के ऊपर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण। अच्छा, ये बताइए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में क्या पावर था? हाँ, ये बताइए। डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना। ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था राजनीतिक मामलों को देखना। वेरी गुड। आज हम आगे चलेंगे। शायद इतना तक ही पढ़ाया था, इसके बाद तो कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने उस दिन। इसमें सर द्वैत शासन का व्यवस्था का आरंभ हो गया। देखिए, द्वैत शासन नहीं है वो द्वैत शासन नहीं है। उसके लिए मैंने एक दूसरा शब्द लिखा था, कॉपी देख लीजिए एक बार। द्वैत शासन अलग चीज है। एक बार अपनी कॉपी देखिए कि मैंने द्वैत शासन का शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया होगा। एक बार उसको देख लिया जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दोहरे प्रशासन की अलग चीज है। दोहरे प्रशासन का मतलब है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में अलग पावर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में अलग पावर्स हैं। द्वैत की चर्चा हम 1919 में जाके करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम 1793 से चार्टर्ड एक्ट को देखेंगे। आज का हेडिंग बना लीजिए, चार्टर एक्ट
1793, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, 1793। बीच में एक मैंने इंडिया बिल की चर्चा भी की थी, याद होगा सबको। जी सर जी। ठीक है, उसको भी देखते रहिएगा। वैसे वो कम पूछता है, लेकिन संज्ञान के दृष्टिकोण से उसकी महत्ता है। हम आगे चलेंगे। अब आपने देख लिया कि दी पिट्स इंडिया एक्ट में शासन दो हिस्से में बटा हुआ है। जब इसके बाद का एक्ट आया तो इस एक्ट में अब कंपनी क्या करे? कंपनी का भी तो व्यापारिक एकाधिकार बढ़ना चाहिए कि कहां तक व्यापार कर सकती है, लाइसेंस मिलना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। तो इसमें सबसे पहला जो काम किया गया कि अगले 20 सालों के लिए, 1793 में 20 जोड़ेंगे तो कितना साल होगा? 1813 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगले 20 सालों के लिए कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया गया। यह सबसे पहली बात थी इसकी, जो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कहा गया, आपको याद होगा कि कॉर्नवालिस को दो चीजों का प्रमुख बना दिया था। किस किस चीजों का? कॉर्नवालिस के पास कौन से दो अधिकार दिए गए? एक तो, गवर्नर जनरल, वेरी गुड, एक तो गवर्नर जनरल रहेंगे और एक मुख्य सेनापति भी रहेंगे। तो कहा गया कि जो पावर कॉर्नवालिस को दिया गया है वो आने वाले गवर्नर्स के पास भी रहेगा। ये दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद एक बात जो सभी जानते हैं कि बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी वाली कहानी है, उसको भी कंटिन्यू कर दिया गया आगे, उसको भी सेम रखा गया। इसको लिख दीजिए, 2-3 लाइन में लिख देते हैं, छोटा सा एक्ट है। लिखिए, कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अनुमति मिली। कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अनुमति मिली। 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अनुमति मिली। व्यापारिक अनुमति मिली। ठीक है, बीस वर्षों के लिए व्यापारिक अनुमति मिली। आगे लिखिए, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का जो अधिकार, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का जो अधिकार कॉर्नवालिस के पास था, जो अधिकार कॉर्नवालिस के पास था, वह आने वाले गवर्नर जनरल के पास भी रहेगा। वह आने वाले गवर्नर जनरल के पास भी रहेगा। और सबको याद रखना है कि बंगाल का जो गवर्नर था उसी का नाम बदलकर 73 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इस कड़ी में यह भी याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। इस दो तथ्य को रिकॉल करके रखेंगे, वैसे कॉपी में सब लिखा हुआ है। तो एक बात और क्लियर हुई कि जो पावर कॉर्नवालिस के पास थे वो आने वाले गवर्नर जनरल के पास भी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो, इसका क्या मतलब है, कौन बताएंगे? इप्सो फैक्टो क्या होता है? स्वतः सदस्यता, इसका शुद्ध हिंदी है स्वतः सदस्यता। इसके विषय में समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं जिस लेवल में जा रहा हूं वो सामान्यतः हमारे बाजार में जो किताबें उपलब्ध हैं वहां कम ही उपलब्ध हो पाती हैं। इसके लिए मैं इतिहास के थोड़े गूढ़ स्रोतों को देखना पड़ता है। सामान्य किताबों में तो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, इप्सो फैक्टो की चर्चा आपको नहीं मिलेगी। जो मुख्य सेनापति था उसको गवर्नर जनरल के परिषद में स्वतः शामिल होने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, उसके पास इप्सो फैक्टो नहीं होगा, यह कहा गया था इसमें, जब तक कि डायरेक्टर्स के बोर्ड उसे विशेष रूप से नियुक्त ना कर दें, मुख्य सेनापति को। इस लाइन को लिख लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। लिखिए, मुख्य सेनापति को
मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सेनापति स्वतः सदस्य ब्रैकेट में इप्सो फैक्टो स्वतः सदस्य होने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त न किया जाए। जब तक कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त ना किया जाए। ध्यान रखेंगे इसका, नियुक्त ना किया जाए। ठीक है, अगले पॉइंट की हमने चर्चा कर ही ली है कि मद्रास और जो बंबई प्रांत है उस दोनों पर पहले की तरह ही गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहेगा जो बंगाल का होगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसी का कंट्रोल अब भी रहेगा जो पहले था। इसको भी लिख दीजिए। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल के गवर्नर जनरल का ही अधिकार रहेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल का ही अधिकार रहेगा। ठीक है, अब यहां एक चीज समझने के लायक है। हमारे पास दोहरा शासन है अभी भी, जो पिछले एक्ट में बना हुआ था। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है जो व्यापारिक मामलों को, कमर्शियल मामलों को देखेंगे, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है जो राजनीतिक मामलों को देखेगा। अब किसका वेतन कौन देगा? तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसको जानना जरूरी है। इसका जो वेतन है उसका प्रावधान भारतीय कोष से किया गया। ठीक है, कहा गया कि इसका वेतन भत्ता जो भी बनेगा वो भारतीय कोष से दिया जाएगा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको कंपनी मैनेज करेगी। इस एक लाइन को जरूर लिख देना चाहिए। लिख दीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन, सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। भारतीय कोष से दिया जाएगा। भारतीय कोष से दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1919 तक प्रभावी रही। यह व्यवस्था 1919 तक प्रभावी रही। ठीक है, एक और बात इसमें जान लेते हैं। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं पहले कि आप सभी क्या जानते हैं उसके विषय में। पहले तो ये बताएं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको संस्थागत रूप से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कल्पना कर पा रहे हैं कि उस टाइम व्यवस्था कैसी रही होगी? एजम्पशन तो कर ही पा रहे होंगे कि ऐसा रहा होगा। मान लेते हैं क्योंकि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी मुखिया है। उसी के अधीन वहां का भी काम होना है, शासन चलना है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसी काम से, सरकारी कार्य से बंगाल से बाहर चला जाए तो उसका काम कौन देखेगा? ये कौन बताएंगे? किसकी नियुक्ति होगी उसके लिए? ऐसा हो सकता है ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल कभी मद्रास चला जाए तो वहां का भी कार्य जाके देखना है। तो जब बंगाल के पास तो केंद्र बिंदु है शासन का, जब केंद्र खाली हो जाएगा तो उस स्थल को कौन देखेगा? कौन बताएंगे? इसको लिख दीजिए। नहीं, उसको अपने परिषद में से किसी एक मेंबर को, जिस पर उसका भरोसा हो कि यह मेरे एब्सेंस में प्रशासन संभाल सकता है, उसको उप प्रधान घोषित करना पड़ेगा। ये लिख दीजिए। देखिए, गवर्नर जनरल जब कभी बंगाल से बाहर जाएंगे
गवर्नर जनरल जब कभी बंगाल से बाहर जाएंगे, बंगाल से बाहर जाएंगे, तो उनके स्थान पर परिषद के किसी सदस्य को उप प्रधान नियुक्त करना होगा। ठीक है, करना होगा, जो गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालेगा, जो गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हम आगे चलेंगे, चार्टर एक्ट 1813 में चलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि 1793 के बाद 1813 में एक्ट लाया गया, इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि सर उनको 20 वर्षों का अधिकार दे दिया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हमने अभी अभी लिखा है कि इसके पिछले एक्ट में 1793 के चार्टर्ड एक्ट में कंपनी को केवल आगे 20 साल का और व्यापारिक अधिकार दिया गया था। ध्यान रखना है, क्योंकि वो 20 साल पूरा भी हो रहा था, एक प्रेशर था कि कंपनी का क्या करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी या सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार ही शासन करेगी, कंपनी को हटा दिया जाएगा। कई मुद्दे थे यहाँ पर, और इन मुद्दों को लेकर ब्रिटिश संसद में लगातार वाद विवाद भी चल रहा था कि आखिर क्या किया जाए। दूसरी ओर एक प्रेशर और भी था, और प्रेशर क्या था कि महाद्वीपीय सिद्धांत को लेकर नेपोलियन बोनापार्ट का जो लगातार दबाव बन रहा था, उससे ये हो रहा था कि एक तरह से दुनिया के व्यापारी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा पाएंगे, रास्ता ब्लॉक होने की समस्या आ गई थी। नेपोलियन ने ऐसा करवा दिया, कुछ खास शर्तें रख दी थी। पहले क्या था, ब्रिटिश व्यापारी संसार के किसी भी हिस्से में जहां उनका कब्जा था एकदम स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते थे, लेकिन बोनापार्ट के सिद्धांत बदल दिए जाने से, वैदेशिक नीति में परिवर्तन करने से वो रास्ता बंद हो गया। अब उनके मन में चल रहा है कि भारत में क्या करें, क्या कंपनी को और आगे बढ़ाएं, क्या कंपनी को ही रहने दें या विदेश के और व्यापारियों को भारत में खुली व्यापार की छूट दे दें। कई बातें हो सकती है, हो सकता है कि उनके मन में और भी चल रहा हो, यदि बाहर से कंपनी आ गई तो बाहरी कंपनी अधिक लाभ कमा के दे जाए, सरकार है, सरकार को लाभ चाहिए। तो इस सभी तरह के प्रस्तावों को लेकर 1813 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसमें सबसे पहले कंपनी के कार्यकाल पर विचार किया गया। इसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कंपनी के 13 में, हाँ, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 20 इयर्स एक्सटेंड कर दिया। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। ब्रैकेट में लिख दीजिए चाय और चीन को छोड़कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइंड, चाय और चीन को छोड़कर। चाय और चीन को छोड़कर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। दोनों बातों में अंतर है। पहले कथन का मतलब है कि जो 13 में लाइसेंस खत्म हो रहा था उसको तो 20 साल बढ़ा दिया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के दबाव के बाद जो महाद्वीपीय व्यापार का सिद्धांत उन्होंने पारित किया, उसके बाद ब्रिटिश व्यापारियों का मनोबल टूट गया।
कई क्षेत्रों के व्यापार हाथ से निकल गए। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था में हम दुनिया के सभी देशों को व्यापार करने का मौका दें, लेकिन कुछ शर्तों पर, कि हमारी शर्त के हिसाब से चलें। जो टैक्स का स्तर हम रखेंगे उसको फुलफिल करें, उतना टैक्स हमें पे करें। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल दो चीज का अधिकार रह गया कि चीन के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार रहा। मतलब चीन के साथ कौन व्यापार करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई नहीं करेगा। विदेशी व्यापारी जो आएंगे वो भारत की तरफ से चीन में व्यापार नहीं कर सकते हैं। और चाय, चाय समझते हैं, जो चाय पत्ती होती है, तो चाय के व्यापार पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रह गया, दो चीजों पर, चाय और चीन पर। इसके बाद सारे के सारे व्यापार कह सकते हैं कि ओपन सोर्स लाइसेंस बना दिया गया उसको, यानी कोई भी आके व्यापार कर सकता है ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से। ये दो बातें अति महत्वपूर्ण हैं। चाय और चीन को आप सभी ने अंडरलाइन कर लिया होगा, एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार धर्म प्रचार का छूट दिया गया। ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार का छूट दिया गया। ठीक है, पहली बार धर्म प्रचार का छूट दिया गया। अब ध्यान रखना है, इसमें एक पद था बिशप, इसको नहीं भूलेंगे। बिशप मतलब मुखिया, और इसके अंदर में 3 पादरी थे। ठीक है, मतलब 3 पादरी और उसका हेड एक बिशप होगा। इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया। और ये क्यों किया गया? यह यूरोपियन हित में किया गया। जब हम इसके रिगार्डिंग अलग अलग विद्वानों के किताबों को पढ़ते हैं तो कई भारतीय विद्वान लिखते हैं कि भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने का यह सबसे आसान कानून था। इस कानून के आड़ में प्रलोभन देकर अच्छे स्कूल में आपके बच्चों का नाम लिखवा देंगे, आपको बदले में एवज में इतना पैसा देंगे यदि आपने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह के प्रलोभन को देकर भारतीयों के धर्म परिवर्तन की बात भी कही जाती है, और जो बड़े पैमाने पर सत्य भी है, उसको नकार नहीं सकते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ, और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो भारत में यूरोपीय लोग बसे हुए हैं उनका हित हो। इसमें उनका हित निहित था। इसको आप लिख दीजिए इसी में। देखिए, भारत में बिशप के साथ 3 छोटे पादरी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 3 छोटे पादरी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य यूरोपियन लोगों का हित करना था। जिसका उद्देश्य यूरोपियन लोगों का हित करना था। ठीक है, हित करना था। तो अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। जब हम क्लास 7 के एनसीईआरटी को 8 के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं इतिहास में, तो उसमें देखेंगे हम कि एक चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारी बातें 1813 के एक्ट के रिगार्डिंग 8th क्लास में लिखी हुई है। वहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान और न्याय को समझना चाहते थे, और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, इस एक्ट में प्रतिवर्ष ईयरली शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख का बजट तय किया, जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान के लिए दिया जाएगा। इसको आप लिख दीजिए। शिक्षा और साहित्य के उत्थान और विकास हेतु, शिक्षा और साहित्य के उत्थान और विकास हेतु बजट में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप क्लास 8 के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें जाकर। उसमें यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा
वो पॉइंट ये है कि जो सैनिक कर्मचारी हैं और जो सिविलियन है, असैनिक कर्मचारी हैं, दोनों के लिए यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई थी। इसको नहीं भूलना है, लिख दीजिए। इस एक्ट में कंपनी के सैन्य और असैन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, जो अंतिम बात है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना है। कहा गया कि कंपनी जो कमाएगी, जो कंपनी अर्न करेगी, उसे अपने आमदनी पर फौज रखना पड़ेगा, सरकार को भी ब्याज देना पड़ेगा, और साथ ही जो रखरखाव है कर्मचारियों का वो कंपनी को करना पड़ेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन होगा। ये हम पहले से जानते हैं, तो इस पॉइंट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बातें सब समझ चुके हैं, हम आगे चलेंगे। देखिए, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि 1793 में कंपनी का लाइसेंस खत्म हो रहा था, तो 20 साल एक्सटेंशन दिया, 1813 कर दिया। 1813 में फिर से 20 साल का एक्सटेंशन दिया, लेकिन वहां पर व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, चाय और चीन को छोड़कर। चीन में अधिक व्यापार और चाय का व्यापार, बाकी सब वही रहा। अब चूंकि फिर से 20 साल बीत गया है, 1813 से 33 में 20 साल का गैप है। अब फिर से एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में विचार हो रहा है। जो सत्ता पार्टी है वो कह रही है ब्रिटेन में कि अब समय आ गया है, कंपनी के अधिकार को कंपनी को ही समाप्त कर दीजिए। अब वो स्थिति में हम आ गए हैं, उस स्थिति में कि कंपनी की हमें कोई आवश्यकता नहीं लगती है। अब हमारे पास सफिशिएंट पावर है, हम सही स्थिति में हैं, अपनी सेना रखेंगे और सीधे हम भारत सरकार कहलाएंगे। अब कंपनी जैसी कोई चीज़ बीच में नहीं होगी, व्यापार वगैरह सब समाप्त। जिसको जिस देश को आना है, व्यापार करना है, वो व्यापार करे, हमसे परमिशन ले, भारत इंग्लैंड का हिस्सा है, ये कह दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, विपक्ष ने अरंगा लगा दिया और दोनों सदनों से बहुमत से यह पारित नहीं हो पाया। जब पारित नहीं हो पाया तो फिर से एक बार कंपनी का भाग्य चमक गया, कंपनी बच गई। और इसी वाद विवाद के बाद 1833 का एक्ट पारित किया गया था, जिसमें फिर से कंपनी के अधिकार पत्र को वापस से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दीजिए। जो विस्तार मैंने बताया है उसको मन ही मन याद रखेंगे। देखिए, कंपनी के अधिकार पत्र को काफी वाद विवाद के बाद 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसी में एक पॉइंट लिख सकते हैं। लिखिए, उसे ब्रिटिश सम्राट और उसके उत्तराधिकारियों की ओर से, पहला लाइन लिख लिया आपने, फर्स्ट लाइन, उसी में लिखिए, उसे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट लिखिएगा, उसे ब्रिटिश सम्राट और उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत के राज्य क्षेत्र को ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट के रूप में नियंत्रण में रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं भूलेंगे। तो पहली बात क्या है? पहली बात है कि कंपनी के व्यापार के अधिकार को तो बढ़ा दिया, लेकिन कहा गया कि अब कंपनी का रोल बदल जाएगा।
वो भारत को ट्रस्ट के रूप में एक नियंत्रण में रख सकती है। पहले क्या था, व्यापारिक शासकीय नियंत्रण, कमर्शियल के साथ साथ शासकीय भी था। ये व्यापार में उसका शासन चलेगा दो क्षेत्रों में, चाय और चीन। शेष जो सभी देश फॉलो करेंगे वो करना पड़ेगा। इस बार एक और परिवर्तन हुआ, चाय और चीन का भी व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। लिख दीजिए, कंपनी के चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए एवं कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करना था। कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करना था। ठीक है। एक और चेंज हुआ, एक और चेंज क्या हुआ, ये जो डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती थी अब तक, अब कंपनी से कहा गया कि अब आपका कार्य ये रहेगा कि जितने डायरेक्टर के पोस्ट खाली हैं उसके दुगुने संख्या में आपको डायरेक्टर्स को चुनकर रिकमेंडेशन करके ब्रिटेन भेजना है। हम देखेंगे उसमें योग्य ज़्यादा कौन है। जैसे मान लीजिए कि 6 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है तो 12 को भेजना है, और 12 को हम ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के दौरान देखेंगे कि सबसे अंत में टॉप 6 कौन निकला। उसमें से जो टॉप 6 निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टर बनाकर कंपनी में भेजेंगे। यानी अब योग्यता की बात की जाने लगी। लिख दीजिए, कंपनी को यह भार सौंपा गया, कंपनी को यह भार सौंपा गया, कंपनी को यह भार सौंपा गया कि डायरेक्टर्स के रिक्त पदों के, डायरेक्टर के रिक्त पदों के दोगुने संख्या में अधिकारियों को ट्रेनिंग हेतु ब्रिटेन भेजा जाए। अधिकारियों को ट्रेनिंग हेतु ब्रिटेन भेजा जाए। ठीक है, जिसमें सर्वोत्तम अधिकारियों को ही नियुक्ति का प्रावधान था। जिसमें से कर देंगे, जिसमें से सर्वोत्तम अधिकारियों को ही नियुक्ति का प्रावधान था, नियुक्ति का प्रावधान था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मीन्स डबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए जाएंगे और उसमें से 50% जो सबसे टॉप रहेंगे उनको चुन के डायरेक्टर बना के भेजा जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया, क्या मंशा होगी सरकार की? तो यहाँ एक ही मंशा है, शासन करने की मंशा है। अब व्यापार करने की मंशा नहीं है। अब सरकार चाहती है ब्रिटेन से बैठकर कि भारत ही हमारा है, जैसे चाहें इसका दोहन कर सकें, दुरुपयोग कहिए या दोहन कहिए, वो कर सकें। अब यहां पर एक और सिद्धांत मिलता है। हम कई जगह पढ़ते हैं 1833 के एक्ट में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। सबने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा तो। सेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में। कोई मुझे बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया? किस चीज से पता चलेगा? कोई भी संगठित हो जाएगा, उसको संगठित करेगा उसके सैनिक। कैसे कैसे करेगा संगठित? थोड़ा एक्सप्लेन करके मुझे अच्छे से बताइए। आदित्य जी आए हैं, सुनाइए आदित्य जी कि जो प्रशासन है उसका सेंट्रलाइजेशन सरकार ने कैसे किया इस एक्ट में। कई जगह हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने भी यदि थोड़ा बहुत संविधान कहीं देखा होगा तो वन लाइनर वाले में भी आपने देखा होगा, ये लिखा रहता है कि प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया पहली बार। वैसे अंडरलाइन पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। सामान्य परीक्षाओं में तो इतना पूछ लेते हैं कि कैसे किया गया, कब किया गया, ये पूछ लेते हैं, तो सीधा उत्तर होता है 1833 के चार्टर्ड एक्ट में किया गया। लेकिन कैसे किया गया? बहुत सिंपल है।
उससे सेंट्रलाइजेशन कहाँ दिखता है? हमें तो नहीं दिखा। उससे प्रशासन का क्या संबंध हो सकता है? प्रशासन कैसे केंद्रीकृत हो सकता है? थोड़ा हाँ सिविल सेवकों की भर्ती जो है सो के माध्यम से भी। अच्छा, पहले मेरा क्वेश्चन आपने नहीं समझा। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि अब एक व्यक्ति के पास सब कुछ रहेगा, ये होता है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास सत्ता बढ़ जाएगी। मैं बता देता हूं, आपने थोड़ा गौर नहीं किया, गौर करेंगे तो पता चलेगा। इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन पहले बंबई और मद्रास प्रांत थे। कहा गया 33 के एक्ट में कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। केवल मद्रास, बंबई और बंगाल ही नहीं, समस्त भारत के और जो अछूते प्रांत हैं जो इसमें नहीं आ पाते हैं, वो सभी के सभी प्रांत अब गवर्नर के अधीन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस कड़ी में बंगाल के अंतिम गवर्नर और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये क्लियर है? ठीक है, तर्क करना है, लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया एवं बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया। इस कड़ी में बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, इस कड़ी में बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, अब यहां एक बात और बहुत उल्लेखनीय है, बहुत गूढ़ बातें हैं यहां पर। आपने देखा कि गवर्नर जनरल को इसके पहले कॉर्नवालिस के टाइम से सैन्य पावर भी था, मुख्य सेनापति था और गवर्नर जनरल भी था। उसके पास सुपर वीटो पावर था, जो चाहता कर सकता था, किसी भी निर्णय को, परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। लेकिन इसमें पहली बार एक चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि अब क्या होगा, सब परिषद, ध्यान रखेंगे, मतलब जो गवर्नर जनरल है वो पूरे परिषद के साथ मिलकर कानून बना सकता है पूरे भारत के लिए, क्योंकि अब भारत का हो गया, बंगाल से ऊपर उठ गया वो। और इसमें एक और बात जोड़ी गई, अकेला कुछ नहीं कर सकता, संपूर्ण काउंसिल को लेकर साथ में चलना पड़ेगा, सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबके वोट लेने पड़ेंगे। और इसके पहले क्या था, जो बंबई और मद्रास, जो दो अलग अलग प्रांत थे भारत में, उनके पास अपनी अलग अलग संविधान सभाएं थी, अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से वह कानून बना सकते थे। इस एक्ट के पारित होने के बाद बंगाल और मद्रास की संविधान सभाएं रद्द कर दी गई और कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में एक जगह कानून बनेगा। वो कानून गवर्नर जनरल अपने परिषद के मेंबर्स के साथ मिलकर बनाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, समझ गए? एक तरह से संघात्मक रूप पकड़ लिया। आप ये कह सकते हैं कि केंद्र जो करेगा वही देश का अंतिम कानून होगा, राज्य कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात हो गई। लिख दीजिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, महत्वपूर्ण है कि विधि या कानून, इंग्लिश में लॉ, LAW, विधि या कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण हो गया। विधि या कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया।
ठीक है। अब केवल 100%, 100% मतलब परिषद के साथ, अब केवल 100%, 100% गवर्नर जनरल पूरे देश के लिए कानून बना सकता था, पूरे देश के लिए कानून बना सकता था, पूरे देश के लिए कानून बना सकता था, कॉमा कॉमा बंबई और मद्रास की संविधान सभाओं को भंग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु, पहली बार 1833 के एक्ट में मूल अधिकार की झलक दिखाई पड़ती है। पहली बार 1833 के एक्ट में मूल अधिकार की झलक दिखाई पड़ती है, झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है। अब कोई बताइए कि कहां पर मूल अधिकार दिखता है, फंडामेंटल राइट्स कहां पर दिखता है इसमें, आपको कहां दिख रहा है अपने अध्ययन के आधार पर? मैं बता देता हूं, इसको ध्यान रखना है। देखिए, एक धारा 87 पारित की गई और कहा गया कि जो सरकारी नौकरी है उसमें जाति और वर्ण को समाप्त कर दिया जाए। नो कास्ट, ठीक है, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं। होता है ना कि जाति और वर्ण के आधार पर रिजर्वेशन की पॉलिसी सब उड़ा दिया। कहा कि बिना किसी जाति और वर्ण के विचार किए हुए केवल योग्यता पर सरकारी नौकरी दीजिए। ये पहली बात कही गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब दास प्रथा को समाप्त यदि कर दिया गया तो आज के संविधान में, जो अभी भारत का संविधान है, उसमें किस अधिकार से जुड़ जाएगा, कौन बताएंगे? आज का जो संविधान है, यदि दास प्रथा को हमने खत्म कर दिया तो उससे जो लाभ मिला किसी व्यक्ति को, वो आज के संविधान के किस आर्टिकल को टच करेगा? 21 को टच करेगा, जीवन के अधिकार को टच करेगा। ये तो सबको पता होना चाहिए। दास होना जीवन का अधिकार थोड़ा ना है, जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। दास प्रथा को समाप्त करेंगे तो जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा। आर्टिकल 21 कभी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो दो बातें हुई। तीसरी बात भी कही गई, कहा गया कि वंश, धर्म, जन्म, क्षेत्र सबको इग्नोर कर दिया जाए। यदि किसी में इंटेलिजेंस है तो उस व्यक्ति को ही सरकारी पदों पर लिया जाए। यह बात कहा गया पहली बार। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो आज अनुच्छेद 14 को टच करते हैं, 16 को टच करते हैं, 15 को टच करते हैं और 21 को टच करते हैं। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता है, जाति, धर्म, स्थान, जन्म क्षेत्र के आधार पर सब बराबर हैं। 15 में क्या है? 15 में इसी का एक अगला लाइन लिखा हुआ है। 16 में अवसर की समानता है, 21 में जीवन का अधिकार है। तो जो आज के वर्तमान संविधान में हम जिस अधिकार की वकालत करते हैं, मूल अधिकारों की, उन सभी मूल अधिकारों की आंशिक झलक यहां से दिखाई पड़ने लगती है। इसीलिए ये लाइन लिखाया जाता है कि मूल अधिकार की झलक देखने को मिलने लगी। यहां से लिख दीजिए। अभी पिछला लाइन आपने क्या लिखा? मूल अधिकार, इसी में जोड़ दीजिए। देखिए, इस कड़ी में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई, दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई एवं सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 के तहत, सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 के तहत, सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 के तहत जाति और वर्ण, जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयन समाप्त कर दिया गया। जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयन समाप्त कर दिया गया।
और योग्यता को वरीयता दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा जो लॉ मेकिंग सिस्टम है उसमें भी तब्दीली की गई। पहले 3 मेंबर थे कार्यकारिणी परिषद में, एक चौथा मेंबर जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया लॉ मेंबर, विधि सदस्य। और विधि सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। इसको लिख दीजिए, ये लास्ट लाइन है इसका। देखिए, उल्लेखनीय है कि विधान बनाने के लिए विधान मतलब कानून, विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक चौथा सदस्य भी जोड़ा गया, जिसे विधि सदस्य कहा गया, लॉ मेंबर, जिसे विधि सदस्य कहा गया, जो लॉर्ड मैकाले बने। कभी आपसे पूछ देगा कि गवर्नर जनरल के परिषद में सबसे पहले लॉ मेंबर कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले के बारे में हम शिक्षा के जगत में भी खूब पढ़ते हैं कि 10+2+3 जो आज की शिक्षा नीति है, 10वीं 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, वैसे तो बदल रहा है ये चीज़, अब 5 3 3 4 हो रहा है, लेकिन 10+2+3 अब तक चल रहा है, पूरा नहीं हटा है। ये लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। पहले विधि सदस्य भी मैकाले ही थे और एक आयोग बना जिसका नाम था लॉ कमीशन, विधि आयोग। उस आयोग के अध्यक्ष भी थे लॉर्ड मैकाले। इसको भी नोट में लिख दीजिए। नोट में एक विधि आयोग की स्थापना की गई, लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हैं सब? इससे अधिक बातें हैं भी नहीं, तो मैंने सब लिखवा दिया है जितना संभव हो सकता था। अब लिखिए चार्टर अधिनियम 1853 53। ठीक है, अब 53 में क्यों आया? तो 53 में इसलिए आया क्योंकि आप देख पाते हैं कि 33 के अधिनियम में 20 साल के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ा था, तो फिर से 20 साल के बाद इसीलिए लाया गया। अब ध्यान रखना है, 1853 का जो समय है वो समय बिल्कुल ही अलग है। ये वो समय है जिसको हम लॉर्ड डलहौजी का काल कह सकते हैं। और डलहौजी ने, हमने इतिहास में पढ़ा था कि डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई नीतियों का सहारा लिया, जिसमें एक नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति। और इस नीति के तहत डलहौजी ने क्या किया, भारत के कई प्रांतों को आपस में कब्जा करके एक बनाया और शासन की शुरुआत की। जब प्रांत बड़े हो गए तो केवल केंद्रीकरण की नीति जो 33 के एक्ट में बनी थी उससे काम चलने वाला नहीं था। तो पहली बार ऐसा लगा कि शासन का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, क्योंकि पहले क्या थे, बंगाल था, मद्रास था, बंबई था, कुछ अन्य प्रांत थे, बाकी प्रांत राजघरानों के कब्जे में थे, राजाओं के कब्जे में थे। लेकिन 53 के बाद या 53 के आसपास का जो समय है उसमें इतनी ज्यादा राज्य हड़प की नीति अपनाई गई कि आप देख सकते हैं, सतारा को देख सकते हैं, पंजाब को आप देख सकते हैं, अवध को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रांत जो हमने 57 के पहले पढ़ा था। आपको याद होगा झांसी की रानी के बारे में हमने पढ़ा था
अवध के नवाब के बारे में हमने पढ़ा था। तो जिन जिन प्रांतों को मिला लिया, अब उन पर भी शासन करना है, और इतने बड़े प्रांत पर केवल सेंट्रलाइजेशन के बल पर शासन करना व्यवहारिक नहीं था। इस चीज को लेकर ब्रिटिश संसद में लगातार बैठकें भी हो रही थी। कहा जा रहा था कि जब तक ब्रिटिश क्राउन शासन को अपने हाथ में न ले ले, कोई बीच का रास्ता निकाले। इसी सब ऊहापोह में 1853 का चार्टर्ड एक्ट लाया गया, जिसकी कई बातें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए डलहौजी की राज्य हड़प नीतियों के कारण, डलहौजी की राज्य हड़प नीतियों के कारण साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। नीचे लिख दीजिए सिंध 1843, सिंध 1843। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे, कब्जा हो गया इस पर। पंजाब उसके बाद 1849 इत्यादि। लिखिए ब्रिटिश संसद में चार्टर एक्ट के नवीनीकरण पर विचार चल रहा था। ब्रिटिश संसद में चार्टर एक्ट के नवीनीकरण पर विचार चल रहा था, क्योंकि विशाल भारत के लिए शासन के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, पहला बिंदु, पॉइंट नंबर 1 करके क्या निर्णय निकले। देखिए कंपनी को भारतीय प्रदेशों की साम्राज्ञी तथा भारतीय प्रदेशों की साम्राज्ञी तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से तब तक के लिए ट्रस्ट के रूप में अधिकार दिया गया, जब तक ब्रिटिश संसद को व्यवस्था न करे, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा कठिन लाइन है। इसका मतलब है कि अब चूंकि संसद में क्या है, संसद में किसी कानून को ब्रिटेन में पारित करना है, समय लगता है। यहां कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त हो रहे थे, तो 53 में इस एक्ट को लाना मजबूरी थी। तो कहा गया कि अब भारत में केवल केंद्रीकरण से काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए हम बहुत जल्द एक नया फैसला लेके आएंगे, बहुत जल्द, यानी 53 के बाद, जो 1858 में ला दिया था, मात्र 5 सालों के अंदर में। कहा था तब तक के लिए ब्रिटिश महारानी की तरफ से, या जो राजा होता है या उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उसकी ओर से कंपनी के पास ये पावर है कि भारत को एक ट्रस्ट के रूप में देखे, उसको चलाए, 2-4 साल और चलाए, जब तक हम नए एक्ट्स नहीं लाते हैं। ये पहली बार इसमें बात कही गई। और एक दूसरी बात, जो डायरेक्टर्स की संख्या थी, पहले डायरेक्टर्स थे 24, इसके ठीक पहले, 53 के पहले। तो 24 डायरेक्टर में से क्या किया गया, कहा गया कि अब इसमें 18+6 का सिद्धांत ला दिया कि 6 की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा। ठीक है, 18 पहले की तरफ भर्ती होंगे जो हो रहे थे योग्यता के आधार पर, लेकिन 6 को
ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन का राजा या रानी जो भी है वहां से भर्ती किया जाएगा, ये बात कही गई, इसको लिख दीजिए। डायरेक्टर्स की संख्या, मैंने थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा इसमें, जो 24 था उसमें से 18 कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, और 18 में से 6, इधर 12 बच गए, ये कर दिया गया, 6 काट दिया गया था। लिख दीजिए, डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, एवं उसमें से 6 डायरेक्टर्स की भर्ती ब्रिटिश क्राउन करेगा, उसमें से 6 डायरेक्टर्स की भर्ती ब्रिटिश क्राउन करेगा। ये समझ पा रहे हैं कि पहले थे 24 डायरेक्टर, कहा गया पद को घटा के 18 करो, और 18 में से 6 हम करेंगे, सीधा ब्रिटिश सरकार या वहां की क्राउन, और जो 12 बच गए वो योग्यता के आधार पर कंपटीशन के माध्यम से अधिकारियों को चुनकर ट्रेनिंग देकर। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि ओपन कंपटीशन की शुरुआत कर दी गई थी, इसका मतलब समझिए, अब जो भी पद हैं सरकारी पद, उसको भरने के लिए पहले पावर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी योग्यता के हिसाब से जो उसको ठीक लगे उसको ट्रेनिंग करवा के अधिकारी बना सकता है। पहली बार एक सिद्धांत लाया गया ओपन कंपटीशन, खुली जांच प्रतियोगिता की। ओपन कंपटीशन, ठीक है, जो आज होता है, जैसे आप कहीं फॉर्म भरते हैं, योग्यता के हिसाब से जब आप मेरिट में आते हैं तब आपका चयन होता है, ये सिस्टम कर दिया गया। और कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अब कोई पावर नहीं होगा किसी को डायरेक्ट रिक्रूट करने की। लिख दीजिए, पहली बार सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। पहली बार सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई, ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई, एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ से भर्ती का अधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो विधि सदस्य का पद था जो लॉर्ड मैकाले को मिला था, वो पहले ऐसे ही शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन बाद में उसको स्टेबल कर दिया गया इस अधिनियम में। लिख दीजिए, विधि सदस्य के पद को अस्थायी बना दिया गया। अस्थायी बना दिया गया और उसे पूर्ण सदस्य मान लिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में पहली बार विधायी और प्रशासनिक कर देंगे, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, एवं सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कार्य भी अलग कर दिया, सदस्य भी कम कर दिए, बता दिए हैं कैसे कर दिया। एवं सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अब ध्यान रखिएगा, विधायी शक्तियां जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो अलग हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को अलग कर दिया गया। तो इस कड़ी में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ जिसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे।
देखिए, शक्तियों के पृथक्करण के दौरान विधान परिषद का गठन हुआ। शक्तियों के पृथक्करण के दौरान विधान परिषद का गठन हुआ, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। जैसे जैसे पहला सदस्य का नाम लिखिए, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। पहला मेंबर कमांडर इन चीफ, ये किसका है? विधान परिषद का है, हो सकता था। दूसरा लिखिए गवर्नर जनरल। तीसरा, गवर्नर जनरल के परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद। 4 सदस्य और 6 सभासद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शुरू के 6 मेंबर्स में आ सकते थे। इसके नीचे लिखिए अन्य 6 सदस्यों में, अन्य 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कॉमा कॉमा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश। एक न्यायाधीश एवं बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, बंबई और आगरा प्रांतों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते थे। कभी आपसे पूछा जा सकता है ये कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है? ध्यान रखिएगा। तो जो आपने लिखा है वही है, आप देख सकते हैं उसमें सभी क्षेत्र के लोग विधान परिषद में आ सकते थे। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लिख दीजिए अगले पॉइंट में। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में, इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में, विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया, अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेतन की बात भी कर लीजिए इसमें फिर से। लिखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब तो क्लियर है ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल शुरू से ही राजनीतिक मामलों को देखता था, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कॉमा उसके सचिव और अन्य पदाधिकारियों का वेतन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सचिव, इंग्लिश में सेक्रेटरी, और अन्य पदाधिकारियों का वेतन अंग्रेज सरकार को नियत करना था। अंग्रेज सरकार को नियत करना था और कंपनी को प्रदान करना था, कंपनी को प्रदान करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
यदि अभी हम प्रेसिडेंसी की बात करें तो 3 प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से हैं, बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है। आसपास का जो भी इलाका बनता है वो इसके अधीन ही कहीं ना कहीं चला जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसके पास पहले व्यापार का अधिकार था, इसको समझ लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहले तो व्यापार का अधिकार था, इनको एक दूसरा अधिकार दिया गया, दूसरा भी अधिकार दिया गया। कहा गया कि अब भारत का हिस्सा बड़ा हो गया है जो हमारे कब्जे में है। जिन राजाओं से हमने राष्ट्र देश को छीना है वो हिस्सा भी अब ब्रिटिश सरकार का है। तो शासन की सुविधा के लिए यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेगा तो किसी नए प्रेसिडेंसी का भी गठन कर सकता है। और इसी का परिणाम था कि 1859 में पंजाब प्रांत को कभी नहीं भूलना है। 1859 में क्या किया गया, पंजाब प्रांत में एक उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, एलजी, शॉर्ट में उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लिख दीजिए, लिखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह पावर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह पावर दिया गया, यह पावर दिया गया कि वह नए प्रेसिडेंसी का गठन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। इस कड़ी में 1859 में पंजाब में एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब एक बात को बहुत गहराई से यहां समझ लेना है, बहुत गहराई से। अगले स्लाइड को शुरू करते हैं। यह है विधान परिषद। इसमें अधिकतम कितने मेंबर हो सकते थे, लिखाए हैं, ध्यान से देखिए, 12 मेंबर हो सकते थे। कॉपी देखिए अपनी अपनी, एक बार पढ़िए उस लाइंस को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी लिखाया है ना कि 12 मेंबर हो सकते थे। 24 तो अधिकारी था, 12 मेंबर हो सकते थे। ठीक है, ठीक है, 24 तो अधिकारी था, जिसको घटा के 18 कर दिया, और 18 में 6 ब्रिटिश क्राउन अपनी इच्छा से नियुक्त करेगा, और 12 का चयन सिविल सेवा के माध्यम से कंपटीशन से होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब विधान परिषद जो बनाया गया, इसमें 12 अधिकतम मेंबर हो सकते हैं। एक कमांडर इन चीफ हो सकता है, एक गवर्नर जनरल हो सकता है, उसके परिषद के लोग, वो सब देख लीजिएगा, सारा आगरा बंबई सब लिखवा दिए हैं। माने इन जगहों से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब जगह से लिया जाएगा, पद 12 ही है, तो जहां से उपयुक्त लगेगा वहां से इनमें से ले सकते हैं। अब ये जो विधान परिषद है, इसके टक्कर में एक परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, जो वायसराय की परिषद है, जिसको गवर्नर जनरल का परिषद कहेंगे। अभी वायसराय नहीं कहेंगे, वो बाद में बनेगा। कार्यकारिणी परिषद ये किसके अधीन है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन है, जो भी रहेगा उसके अधीन है, गवर्नर जनरल के अधीन है। ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल के मेंबर में सदस्य भी हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है एक चीज, इसके पास काम करने की शक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले इसके पास कानून बनाने की भी शक्ति थी और लागू करने की भी शक्ति थी, लेकिन अब क्या किया गया, विधायी शक्तियों को प्रशासकीय शक्तियों से अलग कर दिया गया। ध्यान समझ रहे हैं, मतलब विधायी मतलब पार्लियामेंट, कानून बनाने की शक्ति, उसको अलग कर दिया गया कि कानून को और बनाएगा, और कानून को लागू कोई और करेगा, प्रशासन किसी और के हाथ में रहेगा।
तो कानून बनाने के का पावर अब दे दिया गया विधान परिषद को। आप मिलकर कानून बनाएंगे, क्योंकि आप जो 12 लोग हैं वो देश के अलग अलग प्रेसिडेंसी से, अलग अलग प्रांत से आते हैं। अभी हमने लिखा ना प्रिंसिपल ऑफ, लिखा कि नहीं लिखा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, रीजनल प्रेजेंटेशन। तो ये जो 12 लोग हैं इनके मत से कानून बनेगा। लागू कौन करेगा? लागू वही करेगा जो पहले कर रहा था, गवर्नर जनरल, उसी के पास ये पावर है, वो लागू कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ब्रिटिश सरकार ये जानती थी यदि सारा पावर इनको दे दिया गया तो ये बहुत जल्द अपने देश के हित में बहुत सारा कानून बना लेंगे। क्योंकि विधान परिषद में भले ही ऊपर के 6 लोग ब्रिटिश के हैं, आप देखिए गौर से, उसमें कौन कौन है? कमांडर इन चीफ है, गवर्नर जनरल है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक जज हैं, तो वो सब तो अंग्रेज होंगे लगभग 6 लोग। तो जो 6 लोग बचेंगे, जो भारतीय की तरफ से 6 लोग हैं, ये 6 लोग तो अपने हिस्से के हित की बात करेंगे, कानून को मोड़ मरोड़ देंगे। और जब कानून को मोड़ देंगे, अपने हित में कानून बनाएंगे, तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे कानून बना दें जिससे ब्रिटिश नियंत्रण भारत में कमजोर हो जाए। और 53 में यह भी कहा गया था कि कंपनी भारत को कुछ सालों के लिए, यानी 4-5 सालों के लिए एज ए ट्रस्ट के रूप में देखे कि आपको चलाने को दिया गया है न्यास, 5 सालों में हम एक नया नियम लाएंगे और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में अधिकार दे देंगे, ये कहा गया। तो इस बात का डर था कि इस 5 साल में ये 6 मेंबर जो भारत की तरफ से हैं, ये कुछ गड़बड़ न कर बैठे, अपने देश के हित में न कुछ बना दें। तो कहा गया एक चीज कि कार्यकारिणी परिषद के पास वीटो पावर होगा। मतलब यदि कोई निर्णय विधान परिषद पास भी कर देगी और वायसराय के परिषद को लगेगा कि नहीं, ये झटका दे रहा है कहीं ना कहीं शासन को, यहां ब्रिटिश सरकार कमजोर हो रही है, तो उसको हम वहीं क्या करेंगे? क्लैश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। वीटो समझते हैं ना? वीटो का मतलब होता है कि 100 लोग मिलकर एक बात कहें और मेरे पास वीटो, मैंने यदि ना कह दिया तो उस 99 हाँ पर वो ना भारी पड़ेगा, ये होता है वीटो। जैसे अभी 5 वीटो हैं, ठीक है, तो 5 वीटो हैं पूरी दुनिया में। यदि 4 ने किसी बिंदु पर हाँ कहा कि ये होना चाहिए, लेकिन किसी एक ने ना कह दिया, तो चारों का हाँ ना हो गया, ना वाले की ज्यादा वैल्यू है, 5 के 5 हाँ होने चाहिए। तो यहां पर अकेला है, इसके पास वीटो है। और ये वीटो पावर का प्रयोग कैसे करता? ब्रिटिश क्राउन से पूछ के करता कि देखिए भारत के लोगों ने इस तरह का एक कानून बनाया है, ये हमारे हित में नहीं है। सीधा वहां से ऑर्डर आता कि तुरंत ना बोलो कि ये पास नहीं होगा। तो एक तरह से कर तो दिया, सब कुछ लोकतांत्रिक जैसे करने लगा, लेकिन ये पावर देकर क्या किया? लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया, फिर से अपने हित में सारा अधिकार मोड़ ले गया। तो एक तरह से बात यही रही कि आपके सामान्य हितों की पूर्ति हम करेंगे, असामान्य हितों की पूर्ति हम नहीं करेंगे। इस लाइन को जरूर लिख दीजिए। कहीं किसी ने पढ़ा है इस सबको या नहीं? आप में से कितने अभ्यर्थियों ने इन सभी तथ्यों को पढ़ा है कहीं पर? अच्छा, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी को ठीक से देखेंगे तो मिल जाएगा, कुछ अच्छी किताबों में मिल सकता है। लिख दीजिए अगला पॉइंट, लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा विधान परिषद की कार्यप्रणाली निश्चित की गई। विधान परिषद की कार्यप्रणाली निश्चित की गई एवं कहा गया कि परिषद की बैठक में, परिषद मतलब विधान परिषद, परिषद की बैठक में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तथा कार्यकारिणी परिषद के नीतियों की विवेचना की जा सकती है। अब कार्यकारिणी परिषद कौन है? ये है कार्यकारिणी परिषद के नीतियों की विवेचना की जा सकती है। विवेचना की जा सकती है मतलब उसने क्या अच्छा बनाया, क्या खराब बनाया,
कहाँ पर उसने जाति कर दी, कहाँ अत्याचार कर दिया, सबकी विवेचना की जा सकती है। परंतु कार्यकारिणी परिषद के पास विधान परिषद के विधेयक पर वीटो करने का अधिकार था। ठीक है, वीटो करने का अधिकार था। इसका मतलब यह है कि जब विधान परिषद में बैठक होगी तो 12 मेंबर बैठेंगे और दूसरी तरफ कौन बैठेगा? वो बैठेगा वायसराय का कार्यकारिणी परिषद, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल। वायसराय मुंह से निकल जाता, क्योंकि वायसराय ही रहा, बाद में वही वायसराय बना। अब तक जो गवर्नर जनरल है उसका कार्यकारिणी परिषद बैठेगा। वो 12 लोग वहां पर बहस कर सकते हैं, जैसे अपना अपना पक्ष रख सकते हैं कि इनके कलेक्टर ने या इनके कमिश्नर ने जनता के साथ ज्यादती की, अमुक जिला में जनता पर प्रताड़ित किया, अधिक टैक्स ले लिया, मारा पीटा, जो नियम के विरुद्ध है, सारी बातें कर सकते हैं। किसी कानून के पास होने के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, पास करवा सकते हैं। लेकिन अंतिम बात कि जब भी कोई विधान बनेगा उस विधान पर अंतिम वीटो इसके पास है, कि इसको लगेगा कि इन लोगों ने ठीक बनाया तो ठीक है, वरना वीटो लगा के उसको रद्द करवा देगा, कहेगा ये नहीं चलेगा। तो कुल मिला के सत्ता की जो अंतिम ताकत है वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के पास अब है। एक लाइन लिख दीजिए और देखिए, 1853 का अधिकार पत्र, 1853 का अधिकार पत्र ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट था। यहीं पर भाग 1 समाप्त होता है, यहीं पर भाग 1 समाप्त होता है, पार्ट 1 ओवर। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा कि जब 20 वर्षों के लिए कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार मिला 57 और 64 के युद्ध के बाद, तो कंपनी के लिए किसी सुनहरे फरमान से कम नहीं था। और इसी कड़ी में कंपनी चाहती थी कि भारत का समस्त धन लूटकर 2-4 वर्षों में ब्रिटेन भाग जाए। लेकिन इसी टाइम में ब्रिटिश क्राउन का ध्यान भारत की तरफ आया कि भारत केवल 2-4 साल का डील नहीं है, यह लंबे समय का डील है। उसने फिर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। पहले केवल गवर्नर हुआ करता था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी पावर दिया गया बाद में। 73 के एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी, लॉर्ड एलिजा एमपी उसके चीफ जस्टिस बने, कार्यकारिणी परिषद का निर्माण हुआ। ठीक है, 4 सदस्य रखे गए, जो अगले एक्ट में 3 कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति आगे चलकर की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोहरे शासन पद्धति में आ गए समय के साथ। हम देख पाते हैं कि 1813 के एक्ट में फिर से कंपनी का अधिकार बढ़ा। शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिए 1 लाख का वार्षिक बजट दिया गया। ईसाई मिशनरियों को प्रचार का अधिकार दिया गया, जिसे बिशप मॉडल कहा जाता है, जिसके अंदर 3 पादरी थे। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे जो यूरोपीय जनता के हित के लिए करवाया गया था। ध्यान रखेंगे कि इसी कड़ी में कंपनी के पास पहले व्यापारिक एकाधिकार के कड़ी में चाय और चीन बच गया था, जिसको 33 में उसको भी समाप्त कर दिया गया। 53 में कुछ नहीं बचा। एक ट्रस्ट की भांति भारत के साथ कंपनी बिहेव करेगी, उसको चलाएगी। वेतन भत्ते इत्यादि आपने देख लिए। आपने यह भी देखा कि इंडिया बिल क्या था, और आपने यह भी देखा कि हर एक एक्ट के आने से पहले किस तरह से ब्रिटिश संसद में एक्ट के संपादन और उसको लागू करने को लेकर जो बहस हुई, जो वोटिंग हुई और पारित नहीं हो सकी बहुत सारी चीज़ें, आपने उसको भी देखा। और अंतिम रूप से देखा कि 53 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 58, वहाँ भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर ओवर हो जाएगा। ओवर तो अभी ही हो गया है, अभी केवल ट्रस्ट की भांति बिहेव करने का अधिकार है, वो भी चला जाएगा। तो अगली कक्षा में हम 58 को देखेंगे,
61 को देखेंगे, 1892 को देखेंगे, 1909 को देखेंगे, 1919 को देखेंगे, 1935, 1947, इन सभी अधिनियम को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। और संविधान के विकास की इस कड़ी में जब ये भाग खत्म हो जाएंगे, पार्ट 2, उसके बाद हम देखेंगे नागरिकता, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साथ ही जो संविधान का खंड 2 है, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संवैधानिक और संवैधानेतर आयोग, जिसमें योजना आयोग, नीति आयोग, ढेर सारे आयोग हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, उस सब को देखेंगे, अन्य बात और विविधा को देखेंगे। और बीच में संविधान में एक्ट समाप्त होने के बाद टेस्ट सीरीज भी चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। फिर कल हम आगे बढ़ेंगे 1858 के टॉपिक से। गुड नाइट, शुभ रात्रि। रात्रि।